नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। तो चलिए आज की टेस्ट सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि निम्न में दीर्घ स्वर है। यहाँ से पूछा जा रहा है, स्वर से पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा दीर्घ स्वर है। तो नाम से पता चल रहा है कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो इनमें से कौन सा बड़ा है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। पहला क्या है? ह्रस्व स्वर। दूसरा कौन सा है? प्लुत स्वर, सॉरी दीर्घ स्वर। और तीसरा कौन सा है? प्लुत स्वर। जिसमें एक मात्रा लगती है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। क्लियर है? इसमें कौन सा बड़ा है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। इसमें दीर्घ पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा बड़ा है, यानी कि जिसमें 2 मात्रा लगती है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ए में कितनी मात्रा है? 1 मात्रा है। ऊ में कितनी मात्रा है? 1 मात्रा है। ई में कितनी है? 1 मात्रा। दीर्घ का मतलब बड़ा, तो दीर्घ क्या है? आ में कितनी मात्रा है? 2 मात्रा है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पर कि रोहन कहानी लिखता है। क्या लिखता है? रोहन कहानी लिखता है। इसमें कौन सी क्रिया है? यहाँ क्रिया की बात की जा रही है कि इनमें कौन सी क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया है, आकर्मक क्रिया है, या द्विकर्मक क्रिया है, या फिर यहाँ पर सभी ऑप्शन सही है। तो रोहन क्या लिखता है? रोहन कहानी लिखता है। और कर्म क्या हो रहा है? वो कहानी लिख रहा है। तो यहाँ पर हो जाए सकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म हो, और अकर्मक का मतलब होता है बिना कर्म के, जिसमें कर्म नहीं होते। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है, सकर्मक के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पर कि मुझसे बैठा नहीं जाता। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें वाच्य पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा वाच्य है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर वाच्य पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा वाच्य है। क्या नहीं किया जाता? मुझसे बैठा नहीं जाता। क्या है यहाँ पर? नहीं। हम यहाँ पर बताएं आपको, वाच्य जब पढ़ाते ट्रिक हमारी क्या है, जिसमें नहीं आ जाए वो हमेशा भाववाच्य में आ जाता है। मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, जो भी नहीं से रिलेटिव हो वहां पर हम तुरंत क्या लगाएंगे? भाववाच्य को टिक कर देंगे। भाववाच्य के साथ चला जाएगा। मुझसे बैठा नहीं जाता, क्या नहीं किया जाता? मुझसे बैठा नहीं जाता। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, भाववाच्य के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा है यहाँ पर कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। यहाँ पर क्या आ रहा है? में आ रहा है। जिसमें में आ जाए संबंध, सॉरी अधिकरण में पर, जिसमें में आ जाए पर आ जाए वहां तुरंत क्या हो जाएगा? वहां पर हो जाएगा अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। अगर करण की बात की जाए तो क्या आ जाएगा? से आ जाएगा। किसके द्वारा रूप में? साधन के रूप में। किसके रूप में? साधन के रूप में। तो यहाँ क्या क्या आ रहा है? यहाँ आ रहा है में आ रहा है, तो यहाँ पर तुरंत हम क्या लगे देंगे? अधिकरण कारक लगा दें। कर्ता कारक में क्या आता है? कर्ता ने आता है, कर्ता ने। संप्रदान में क्या आता है? के लिए आता है। क्लियर? तो यहाँ पर पहला यानी फर्स्ट विकल्प राइट हो जाएगा, अधिकरण के साथ चला जाएगा कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। जहाँ पर में आ जाए, पर आ जाए, में पर की बात की जाए वहां पर हम तुरंत अधिकरण कारक लगा देंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप सेशन में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि विराम चिन्हों की संख्या है। विराम चिन्हों की कितनी संख्या है? 18 है, 20 है, दूसरा तीसरा विकल्प है 24 है, और चौथा विकल्प है 22 है। तो विराम चिन्ह किससे संबंधित है, यानी कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा कि विराम चिन्हों की संख्या 20 है। विराम चिन्हों से कौन संबंधित है? तो कामता प्रसाद जी विराम चिन्हों से संबंधित है। कौन संबंधित है? कामता प्रसाद। कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? तो 20 बताई है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे भारत मुनि रसों से संबंधित है वैसे कामता प्रसाद विराम चिन्हों से संबंधित है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है कि यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में समास है, कौन सा समास है? तो पहला है कर्मधारय समास है, दूसरा द्वंद्व समास है, तीसरा अव्ययी भाव समास है, और चौथा बहुव्रीहि समास है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? बहुव्रीहि की बात की जाए जहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, तो ये नहीं होगा। अव्ययी भाव समास की बात की जाए तो जहाँ पर
प्रथम पद यानी पहला पद अव्यय हो यानी कि उपसर्ग से जुड़ा हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। द्वंद्व की बात की जाए जहां पर योजक चिन्ह लगा हो और दो पद आपस में बराबर हो, या फिर कर्मधारय की बात की जाए जहां पर विशेषण और विशेषता की बात की जाए। तो यहाँ पर यथाशक्ति में कौन सा समास है? शक्ति कैसी है? यथा है। तो यहाँ पर यथा शब्द क्या है? उपसर्ग से जुड़ा हुआ है, अव्यय है यानी यथा शब्द अव्यय है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास के साथ चला जाएगा कि यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। समास कितने होते हैं? तो समास होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। इनमें से ऐसा संधि विच्छेद कौन सा है जो उच्चारण का सही संधि विच्छेद है? तो पहला है उच्च धन चारण, दूसरा है उद्धन चारण, तीसरा है उच्च धन आरण और चौथा है उद्धन चारण। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? उच्च धन चारण ये गलत है। उद्धन चारण, अगर हम संधि की बात करें उच्चारण का, तो जो चा है आधा चा है ये किसमें बदल जाता है? ता में बदल जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? उद्धन चारण बराबर क्या हो जाएगा? उच्चारण, यानी कि दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा। अगर उत की बात की जाए तो ये सही है, लेकिन अगर इसमें हलंत लग जाता है तब ये सही है। हलंत नहीं लगा इसलिए गलत है। और उच्च धन आरण ये कोई शब्द नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा। अच्छा, उच्चारण कौन सी संधि अगर पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर कौन सी संधि है, तो यह है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? यह है व्यंजन संधि। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा? द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो किसके नाम पर पड़ा? तो पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। पहला विकल्प राइट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि घर का तत्सम है। घर का तत्सम क्या होता है? यहाँ पर पूछा जा रहा है घर का तत्सम है, इसमें से कौन सा विकल्प है जो घर का तत्सम है? तो तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत के निकले शब्द होते हैं, यानी संस्कृत के कह सकते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं वही क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तत्सम क्या है? गृह है, आलय है, नगर है या फिर आश्रम है। अगर आलय की बात की जाए तो घर का अर्थ होता है आलय। यहाँ पर फर्स्ट विकल्प राइट हो जाएगा कि घर का तत्सम होता है गृह। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर कि वह खेल के टीवी देखने चला गया। वह खेल के टीवी देखने चला गया, इसमें कौन सी क्रिया है? यहाँ क्रिया की बात की जा रही है कि वह खेल के टीवी देखने चला गया, इनमें कौन सी क्रिया है? तो वह खेल के, यहाँ पर एक कार्य हो रहा है कि वह खेल के और क्या कर रहा है? टीवी देखने चला गया। यहाँ से एक कार्य इसका यहाँ हो रहा है कि वह खेल के टीवी देखने चला गया। क्लियर? इसमें कौन सी क्रिया है? एक कार्य यहाँ से यहाँ तक समाप्त हो रहा है कि वह खेल लिया, दूसरा कार्य यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है कि वह खेल के क्या करने चला गया? टीवी देखने चला गया। तो इसमें कौन सी क्रिया है? पहला है पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। सकर्मक का मतलब होता है कर्म सहित, कर्म सहित। आकर्मक का मतलब होता है बिना कर्म, और प्रेरणार्थक का मतलब होता है स्वयं कर्ता कार्य न कर कर, स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवाना। एक शब्द में कह सकते हैं कि दूसरों से करवाना। प्रेरणार्थक का मतलब होता है जब अपना काम स्वयं न करके जब दूसरों से करवाते हैं तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। सकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म हो, अकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म ना हो। तो यहाँ पर राइट विकल्प हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि एक कार्य समाप्त होता है और जस्ट तुरंत कार्य शुरू हो जाता है, जैसे वह स्कूल से आया और खेलने चला गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वह खेल के टीवी देखने चला गया। एक कार्य यहाँ पर समाप्त हो रहा है कि वह खेल लिया और दूसरा कार्य शुरू हो गया कि वह टीवी देखने चला गया। क्लियर है? समझ गए होंगे आप? तो यहाँ पर राइट विकल्प हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया के साथ चला जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11 कि छत से ईंट गिरी, इनमें कौन सा कारक है? क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर कारक पूछा जा रहा है कि भैया ये है छत और ये है ईंट।
छत से क्या गिरी, ईंट गिरी, छत से क्या गिरी, ईंट गिरी, तो इसमें कौन सा कारक है? तो छत से ईंट क्या हुई, अलग हुई। अगर छत पे ईंट है और जब छत से नीचे गिरी तो क्या हो गई, वो छत से अलग हो गई। जब अलगाव की बात की जाती है तो कौन सा कारक आ जाता है? जब अलगाव की बात होती है तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाता है। क्या आता है? अपादान कारक हो जाता है। लेकिन क्या हो गया, से आ गया इसमें, छत से ईंट गिरी, से आता है, करण कारक में भी आता है और अपादान कारक में आता है। करण कारक में कब आता है? साधन के रूप में से आता है, और अपादान कारक में आता है अलगाव के रूप में। क्लियर है? तो यहाँ पर हो जाएगा छत से ईंट गिरी, इसमें अपादान कारक हो जाएगा, यानी कि पहला विकल्प राइट हो जाएगा, अपादान कारक के साथ चला जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? गुणवाचक विशेषण पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें किसी के गुण की विशेषता बताई जाती हो, वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा विकल्प है जो गुणवाचक विशेषण को दर्शाता है? तो पहला है पुस्तक। अगर यहाँ पर पूछा जाता है पुस्तक अच्छी है या पुस्तक बुरी है तो उसकी गुण की विशेषता होती, गुणवाचक विशेषण हो जाता। महल कैसा है? अच्छा है, तब तो हो जाता है गुणवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर गुणवाचक विशेषण पूछा जा रहा है। छात्र कैसा है? क्रूर है, निर्भीक है, अच्छा है, बुरा है, तो गुण की विशेषता बताइए। यहाँ पर अच्छा कैसा है? अपने आप में अच्छा है। अच्छा का मतलब क्या हो रहा है कि अच्छे की गुण बताया जा रहा है कि अच्छा है। यहाँ पर तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा, अच्छा के साथ चला जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें कौन विदेशज शब्द है? यहाँ पर पूछा जा रहा है विदेशज शब्द कौन से हैं? तो पहला है लोटा, पगड़ी, खटपट, क्रिकेट। इनमें से कौन विदेशज शब्द है, यानी कि इनमें से कौन ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी के हैं? विदेशज का मतलब होता है जो अंग्रेजी से, देशज का मतलब होता है जो हम लोग बनाए हैं, हिंदी के जो शब्द होते हैं, जो है जैसे खटपट, लोटा, बाल्टी और क्या कहते हैं, ये सभी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन से विदेशज शब्द हैं जो हमें विदेशों द्वारा प्राप्त हुए हैं। पहला लोटा, ये देशज शब्द है क्योंकि ये लोटा, बाल्टी ये सभी हम लोग बनाए हैं। दूसरा पगड़ी, ये हम लोग बनाए हैं। खटपट, छटपट, ये आवाज ये हम लोग। ये क्रिकेट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? विदेशज शब्द हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछा जाता है देशज शब्द तो तीनों लोटा, बाल्टी ये सभी देशज शब्द में आ जाते हैं। विदेशज क्योंकि पूछा गया तो यहाँ पर क्रिकेट हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएंगे? विदेशज शब्द हो जाएंगे जो हमें अंग्रेजी से प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर चौथा विकल्प राइट हो जाएगा, क्रिकेट के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है कि अन्न जल में समास है। अन्न और जल, अन्न का अपोजिट क्या होता है? जल। तो अन्न जल में समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययभाव समास है या कर्मधारय समास है? तो हम कर्मधारय की बात करते हैं कि अन्न कैसा है? पीला है, नीला है। भैया ये तो बताया नहीं जा रहा है कि पानी नीला है, पीला है। अगर बताया जाता कि पानी नीला है तो उसकी विशेषता होती, कर्मधारय समास हो जाता। अगर यहाँ पर ऐसा तो बताया नहीं जा रहा है कि अन्न काला है तो यहाँ पर ये होगा नहीं, क्योंकि कर्मधारय समास होगा नहीं, यहाँ पर विशेषता की बात नहीं की जाएगी। अव्ययभाव समास का मतलब होता है जिसमें प्रथम पद अव्यय हो। तो यहाँ पर अन्न, अगर हम आ को निकालते हैं तो ओनली ना बचेगा, तो ये तो अव्ययभाव समास होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अव्यय नहीं है और पहला पद उपसर्ग से जुड़ा नहीं है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। रही बात द्विगु समास की, तो यहाँ पर अन्न जल संख्यावाची तो है नहीं कि अन्न 5 है कि पानी 8 है, ऐसा तो कुछ बताया नहीं जा रहा है। द्विगु समास का मतलब होता है कि जिसमें जो संख्यावाची हो, जो पद संख्यावाची हो, तो ये भी कट जाएगा। अब द्वंद्व समास की बात की जाती है कि द्वंद्व समास में क्या होता है कि जिसमें दोनों पद समान हो और अपोजिट हो। क्लियर है? तो यहाँ पर और योजक चिन्ह लगाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा अन्न और जल। योजक का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? और हो जाता है, तो अन्न और जल, तो यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी पहला विकल्प के साथ चला जाएगा, अन्न जल समास के साथ चला जाएगा, यानी कि द्वंद्व समास के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर कि सज्जन में प्रयुक्त संधि है। सज्जन में प्रयुक्त संधि है, सज्जन कौन सी संधि है ये बताया, यहाँ पर बताना है आपको कि यहाँ पर कौन सी संधि है, सज्जन कौन सी संधि है। पहला है स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, या फिर इनमें से सभी हैं। तो पता होना चाहिए कि सज्जन कौन सी संधि है।
तो स्वर की बात की जाए तो सज्जन में ऐसा कुछ स्वर तो है नहीं, क्योंकि सा ये भी व्यंजन है, जा ये भी व्यंजन है, ना ये भी व्यंजन है, तो स्वर कट जाता है। व्यंजन की बात की जाए तो हाँ, ये व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ पर सारे जो भी है व्यंजन है, तो यहाँ पर चला जाएगा दूसरा विकल्प के साथ चला जाएगा कि व्यंजन संधि। संजन क्या है? व्यंजन संधि है। विसर्ग के बाद यहाँ पर विसर्ग लगा नहीं है कहीं पर। तो यहाँ पर अच्छा सज्जन पूछा जाता है, मान लो यहाँ पर कि सज्जन पूछा गया कि व्यंजन संधि है। सज्जन कैसी संधि है? व्यंजन संधि। अगर हम सज्जन का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा? सत धन जन। क्या हो जाएगा? सत धन जन हो जाएगा। सत धन जन बराबर क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, व्यंजन संधि के साथ चला जाएगा, सज्जन व्यंजन संधि के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16, रातों रात में समास है। यहाँ पर पूछा जाए कि रातों रात में समास है, कौन सा समास है? तो पहला अव्ययी भाव समास है, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास नहीं होगा क्योंकि इसमें विशेषण विशेषता की बात नहीं की जा रही है। द्वंद्व समास या द्विगु समास, द्विगु समास नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर संख्यावाची नहीं है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि अव्ययी भाव समास होगा कि द्वंद्व समास होगा। दो विकल्प में आपको ढूंढना है कि अव्ययी भाव समास होगा या फिर द्वंद्व समास होगा। अब आपको हो गया द्वंद्व समास होगा, क्योंकि यहाँ पर योजक चिन्ह लगा और का लोप है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये बताया गया है। तो हम आपको आज यहाँ आपके क्लियर मतलब डाउट क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर द्वंद्व होगा या फिर अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ पर अगर रातों रात आ जाए, देखो रातों रात ये दोनों सेम है, रातों रात, बातों बात, कानों कान खबर ना हो, तो इस समय समास कौन सा है? तो यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर यहाँ पर और का लोप होता है तो हमने बताया कि वो अपोजिट होता है। अगर माता पिता होता है तो माता का अपोजिट पिता होता है, रात का अपोजिट दिन होता है, तब वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। लेकिन अगर दो शब्द एक समान अवस्था में प्रयोग किए जाते हैं, रातों रात, बातों बात ऐसे अगर प्रयोग किए जाते हैं तो ये द्वंद्व समास नहीं होंगे, ये हो जाएंगे आपके अव्ययी भाव समास हो जाएंगे, यानी कि पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास के साथ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए, यानी कि समझ लीजिएगा कि यहाँ पर कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 है कि उसने कुल्हाड़ी से पेड़ काटे। किससे काटे? कुल्हाड़ी से काटे। इनमें कौन सा कारक है? यहाँ पर कारक पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा कारक है। तो पहला है संप्रदान कारक, दूसरा है कर्ण कारक, तीसरा है अपादान कारक और चौथा है कर्ता कारक। तो उसने कुल्हाड़ी से पेड़ काटे, यहाँ पर क्या आ रहा है? से आ रहा है, और जहाँ पर से आता है वहां पर कौन सा कारक आ जाता है? या तो कर्ण कारक आता है या तो अपादान कारक आता है। अपादान कारक कब आता है? अलगाव के लिए आता है, और कर्ण कारक कब आता है? और साधन के रूप में जब कारक होता है तब आता है। तो पेड़ किससे काटा? कुल्हाड़ी से काटा। तो यहाँ पर साधन के रूप में कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, कर्ण कारक के साथ चला जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 है कि कोष्ठक, एक कोष्ठक है जिसमें चिन्ह दिया गया है, ये चिन्ह किसका है? तो पहला है योजक चिन्ह है, दूसरा है हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह है, तीसरा है लाघव चिन्ह है, और चौथा है निर्देशक चिन्ह है। तो ये जो चिन्ह दिया गया है ये किसका चिन्ह है? योजक चिन्ह कैसे होता है? योजक चिन्ह ऐसे होता है। हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह कैसे होता है? तो ये ऐसे होता है। लाघव चिन्ह कैसे होता है? ये होता है ऐसे छोटी सी बिंदी होती है। निर्देशक चिन्ह कैसे होता है? ऐसे होता है, जिसे बोलते हैं डैश। तो यहाँ पर ये कौन सा चिन्ह है? दिख रहा है आपको कौन सा चिन्ह है? तो ये हो जाएगा हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि त्रुटिपूरक चिन्ह को और किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं हंस पद के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में क्या अंतर है? हम कैसे इसको समझ सकते हैं कि ये योजक चिन्ह है और निर्देशक चिन्ह है? क्योंकि देखने में दोनों सेम ही है। तो योजक चिन्ह होता है, थोड़ा जो योजक चिन्ह होता है बीच में डैश टाइप का होता है, वो छोटा होता है, और निर्देशक में क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है, जिसे हम डैश बोलते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 19 है अब यहाँ पर कि पृथ्वी राजरासो किसकी रचना है? जो पृथ्वी राजरासो है वो किसकी रचना है? तो जगनिक की है, दूसरा चंद्रप्रदाय की है, या फिर केशवदास की है, या फिर चौथा विष्णु शर्मा की है। तो पृथ्वी राजरासो जो रचना है ये है चंद्रप्रदाय की, यानी कि दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, चंद्रप्रदाय के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर कि
छंद कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा होता है, वर्णिक छंद। कौन सा होता है, वर्णिक छंद। दूसरा कौन सा होता है, मात्रिक छंद। और तीसरा कौन सा होता है, मुक्तक छंद। वर्णिक छंद में क्या होता है, जिसमें वर्ण के आधार पे छंद हो। मात्रिक में क्या होता है, जिस मात्राओं के आधार पे छंद हो। और मुक्तक में क्या होता है, ना वर्ण हो ना मात्रा हो। मुक्त का मतलब ही होता है ओनली मुक्त, एकदम मुक्त हो। मुक्तक का मतलब मुक्त। मुक्तक छंद ना वर्ण हो और ना ही मात्रा हो। क्लियर है। तो ये है आपके 20 क्वेश्चंस। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, हमें ये जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस वीडियो से कितनी स्कोर किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस।